अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू को, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक एमसीक्यू को हम आज की इस वीडियो में आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन एमसीक्यू का लेवल भी फिर मुश्किल होता जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर लें ताकि वो भी इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो जल्दी से, और जो न्यू व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो वो जल्द से जल्द इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे तमाम लाइव सेशन जो एमसीक्यू डिस्कशन पर बेस्ड होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन भी वो कर सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द एटम्स अदर देन कार्बन, the atoms other than carbon in a heterocyclic compound is called as option A heteroatom, option B heteroion, option C heteromolecule and option D heteroelement। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। याद रहे, हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपके पास जस्ट 30 सेकेंड्स हैं और लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिख दिया करें, चाहे आंसर सही हो या गलत हो। मैं आपको हर एमसीक्यू के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया करूंगा। तो इसमें कहा जा रहा है द एटम अदर देन कार्बन एटम इन अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में वो होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा और एटम भी होते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा जो एटम पाया जाता है उस एटम को हम क्या कहते हैं? तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेट्रोएटम। उसे क्या कहते हैं? हम हेट्रोएटम कहते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा जो एटम पाया जाता है उसे हेट्रोएटम कहते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी को इनमें से किस साइंसदान ने रिजेक्ट किया था? इसके लिए आप हमारा लेक्चर हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ना, वो उस लेक्चर में सारी बातें बताई हुई हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वॉलर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फिशर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूटन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लेविस। इनमें से कौन सा साइंसदान है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, जो पहले ज़माने में था, उस कॉन्सेप्ट को जो है उसने गलत जो है उसे रिजेक्ट करके बताया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लेक्चर अच्छे से सुना हुआ है तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वॉलर। वॉलर इज द करेक्ट आंसर। इसने सबसे पहले जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट किया था। इससे पहले माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो सकते क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट था। जबकि वॉलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर, लेबोरेटरी में अमोनियम साइनाइड से यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाकर बताया और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को उसने रिजेक्ट करके बताया प्रैक्टिकली। तो ऑप्शन ए वॉलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्टिव पार्ट होता है, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हेट्रोएटम कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे आयन कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान एमसीक्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्टिव पार्ट होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सी चीज है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है?
ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉयल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेचुरल गैस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ देम। तो विच इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा जो है वो फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉयल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेचुरल गैस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं इनमें से कौन सा जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी नन ऑफ देम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है वो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो पहले ज़माने में जानवर, पहले ज़माने में पौधों के मरने की वजह से अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन के अंदर एक फ्यूल की शक्ल इख्तियार करते हैं। फॉसिल का मतलब वही होता है ना, जो पौधा और जानवर मर जाता है उसे फॉसिल कहते हैं। अब उसकी मदद से क्या बन जाता है, फ्यूल बन जाता है। तो पेट्रोलियम ज़मीन से निकलता है और माना जाता है ये जानवर और पौधों के मरने की वजह से है। इसी के से कोयला भी जो है वो पौधों के, पहले ज़माने के जो पौधे हैं जो मर चुके हैं ज़मीन के अंदर वो कोयले की शक्ल में है, और नेचुरल गैस भी इसी से रिलेटेड है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी नन ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल गिव 3 प्रोडक्ट्स which is not the product of destructive distillation of coil. Option A coil gas, option B carbon dioxide, option C coil tar and option D coke. हमें कहा जा रहा है कि कॉयल जो है ना, कोयला जो होता है उसकी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट हासिल होते हैं, which is not the product of destructive distillation of coil. कॉयल की इनमें से कौन सा जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में प्रोड्यूस नहीं होता। तो 5 ऑप्शन हमारे पास है कॉयल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉयल टार और कॉक। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों को आता है। द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल गैस गिव्स 3 प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रोडक्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब एक्स्ट्रा चीज। भाई कोयले की डिस्ट्रक्शन के नतीजे में हम जो प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं उसमें कॉयल गैस, कॉयल टार और कोक ये इसके मेन प्रोडक्ट हैं, और कॉयल कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा चीज है, स्पेशली हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है विच इज नॉट द प्रोडक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एस। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एस। कार्बन की जो आपस में कनेक्शन होने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिंकिंग पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडिशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कैटिनेशन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एलिमिनेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और एक ऑप्शन जो है हमें सेलेक्ट करके बताना है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज। कार्बन की जो आपस में लिंक करने की जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन लिख दे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है वो कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाने की सलाहियत रखते हैं, और इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वेराइटीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन को क्या करती है, इस काबिल बनाती है, जिसमें कार्बन जो है वो लंबी लंबी जो चेन्स जो है वो आपस में जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, और ऐसी सलाहियत किसी और एलिमेंट के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी कैटिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस, कुदरती तौर पर जो गैस हासिल होती है ना उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, और उस नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोपेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ब्यूटेन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मीथेन। द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज, मेजर पोर्शन जो है नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है वो इनमें से कौन सा है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डी मीथेन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने बच्चों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी मीथेन इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो गैस रखी है वो गैस कौन सी है, वो गैस है मीथेन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी मीथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है।
The fraction obtained from fractional distillation of petroleum are placed in increasing order of their boiling point. Which order is correct? Option A, natural gas, petroleum, ether, gasoline, kerosene. Option B, petroleum, ether, kerosene, gasoline, natural gas. Option C, gasoline, kerosene, natural gas, petroleum, ether. Option D, kerosene, gasoline, petroleum, ether and natural gas. तो इस एमसीक्यू में हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें कहा जा रहा है द फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं आर प्लेस इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से यहाँ पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। विच ऑर्डर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। तो चार ऑप्शन हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेचुरल गैस का जो है वो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर पेट्रोलियम, ईथर, फिर गैसोलीन और फिर केरोसिन। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल गैस का है, ये तो ऑलरेडी गैस की शक्ल में है। पेट्रोलियम, ईथर की बारी आती है, फिर गैसोलीन की और फिर केरोसिन। केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रैकिंग डन व्हेन हीट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज डैश क्रैकिंग। Option A, thermal cracking. Option B, catalytic cracking. Option C, steam. And option D, none of them. चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और एक ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। क्रैकिंग डन व्हेन हीट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज डैश क्रैकिंग। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्रैकिंग डन व्हेन हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, तो इसे क्या कहेंगे? थर्मल क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल को जो है वो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, लो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। द यूज ऑफ tetraethyl lead in petrol as an efficient anti-knock agent is being discouraged. Which reason is correct? Option A, it is costly. Option B, it damages the engine. Option C, lead is difficult to obtain in bulk quantities. Option D, the combustion product lead causes air pollution. तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर हैं। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 30 सेकंड के अंदर इस एमसीक्यू का आंसर दें, फिर मैं इस एमसीक्यू को समझाने जाऊँगा। तो इस एमसीक्यू को मैं समझाने जाऊँगा। द यूज ऑफ टेट्राइथाइल लेड इन पेट्रोलियम एज एन इफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट। देखिए भाई, पेट्रोल को जब हम खाली इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। इंजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आती है। तो इसमें क्या करते हैं, एंटी नॉक एजेंट मिला देते हैं। एंटी नॉक एजेंट क्या होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है ना, उसकी क्वालिटी में इजाफा हो जाता है और इंजन जब चलता है तो इसमें आवाज़ जो है वो ज़्यादा नहीं आता। तो एंटी नॉक एजेंट के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जाता था पहले? टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड को हम पेट्रोल में जब शामिल कर देते थे और जब पेट्रोल को इंजन में हम डालते थे, इंजन जब क्या होता था, चलता था। इंजन क्या होता था, चलता था। तो उस वक्त इतना ज़्यादा शोर प्रोड्यूस नहीं होता था, क्योंकि टेट्राइथाइल लेड जो है वो एंटी नॉक एजेंट के तौर पे क्या करता है, काम करता है। तो फिर एंटी नॉक एजेंट इसको जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया, इसको डिस्करेज किया गया। और इसको डिस्करेज करने की वजह क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्या ये कॉस्टली था। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डैमेजेस द इंजन, क्या ये इंजन को डैमेज कर देता था। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लेड इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन बल्क क्वांटिटीज, क्या इसको हासिल करना, बड़े पैमाने पे हासिल करना मुश्किल था। या डी में कहा जा रहा है द कंबंशन प्रोडक्ट लेड कॉजेज एयर पोल्यूशन, क्या उसके कंबंशन के नतीजे में, क्या उसके जलने के नतीजे में एयर पोल्यूशन होती थी। तो चार हमारे पास वजूहात है, उसमें से एक वजह जो है वो सही है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, द कंबंशन प्रोडक्ट लेड कॉजेज एयर पोल्यूशन।
क्या होता है, उसकी कंबंशन प्रोडक्ट जो है, जब टेट्रा इथाइल लेट को हम पेट्रोल में क्या करते थे, टेट्रा इथाइल लेट को जब हम पेट्रोल में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो उसका जो कंबंशन प्रोडक्ट है उसके जलने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, लेड प्रोड्यूस होता है। और ये लेड क्या करता है, लेड जो होता है कॉजेस एयर पोल्यूशन। ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन क्या करता है, कॉज करता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल को जो है वो क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। तो करेक्ट आंसर इज डी, द कंबंशन प्रोडक्ट लेड कॉजेस एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड एंड अमाइनो ग्रुप आर शोन। भाई हमें डिफरेंट फॉर्मूले बताए, विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप। हमें ऑर्डर बताना है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड और अमाइनो एसिड के ग्रुप शो किए गए हैं और इन तीनों में से आपने बताना है विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन ए में जो है वो ये फॉर्मूले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड और अमोनिया ग्रुप। फिर इसमें जो है वो वही ये बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला फॉर्मूला है और ईस्टर का ये है और ये अमाइड का ये है और ये अमोनिया का है। जबकि तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये ईस्टर का है, ये अमाइड का और ये अमोनिया का है। तो इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। तो जिन्होंने फंक्शनल ग्रुप जो है वो अच्छे से पढ़े हैं, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज ईस्टर ग्रुप, दिस इज अमाइड ग्रुप एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये चारों फॉर्मूले जो है वो करेक्ट ऑर्डर के अंदर ऑप्शन ए में मौजूद है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। अल्काइंस नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन जो है उनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है sp3, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है dsp3। तो हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अल्काइन नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन के अंदर नॉर्मली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अल्कीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं अल्कीन के अंदर, जल्दी। तो शाबाश, तो कुछ बच्चों ने कमेंट आंसर सही दिया है। अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अल्केन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, ओके गुड, sp3। तो अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन के अंदर sp2 होती है और अल्काइंस के अंदर जो है वो नॉर्मली sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए sp इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म की, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेटामेरिज्म की, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है वो किसकी एग्जांपल हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक ऑप्शन जल्दी से 30 सेकेंड का टाइम है इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। तो जिन्होंने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन करके यानी आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स वाला लेक्चर जो हमारा अटेंड किया हुआ है, तो उनके लिए एमसीक्यू बहुत आसान है। N-butane and isobutane are an example of. The correct answer is chain isomerism. N-butane and isobutane are an example of chain isomerism. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए चेन आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। एन ब्यूटेन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और आइसो के अंदर क्या होती है, एक ब्रांच होती है। तो ये लेक्चर जब आप आइसोमेरिज्म की टाइप्स वाला लेक्चर अगर हम सुनोगे ना तो ये बहुत आसान है। चेन आइसोमेरिज्म की क्या है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल ईथर। द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल ईथर इज। डाइमिथाइल ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डाइथाइल ईथर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ब्यूटाइल अल्कोहल। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और ये भी देखो आइसोमेरिज्म की टाइप से रिलेटेड ही सवाल है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें डाइमिथाइल ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है।
भाई डाईमिथाइल ईथर में क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, यहाँ मिथाइल होगा, यहाँ मिथाइल होगा, यानी 2 कार्बन होंगे ना। तो अब प्रोपाइल में कितने, 3 कार्बन है, ब्यूटाइल में 4 है। डाईइथाइल ईथर क्या, ये तो फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, ये तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। डाईइथाइल ईथर में क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ क्या होंगे, इथाइल होंगे, इसमें तो 4 कार्बन है। जबकि डाईमिथाइल ईथर में कितने होते हैं, 2 कार्बन। इथाइल अल्कोहल में भी कितने होते हैं, 2 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपको मालूम है ना, नंबर ऑफ एटम की तादाद तो सेम रहेगी। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डाईमिथाइल ईथर जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो क्या है, इथाइल अल्कोहल। अब ये इथाइल अल्कोहल कैसे है, तो उसके लिए आपको आइसोमेरिज्म का पूरा लेक्चर जो है वो डिटेल से देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द चेन आइसोमर ऑफ एन पेंटेन, विच इज द चेन आइसोमर ऑफ एन पेंटेन। चेन एन पेंटेन का चेन आइसोमर कौन सा है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइसोपेंटेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नियोपेंटेन, नियोपेंटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एन पेंटीन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आइसोपेंटीन। बहुत ही आसान सवाल है ये, और इसका आपने आंसर देना है आइसोमर ऑफ एन पेंटेन। पेंटेन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ पेंटीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। आइसोपेंटेन, एन पेंटेन जो होंगे इसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, और आइसो में क्या होती है, एक ब्रांच निकलती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आइसोपेंटेन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। 1 butene and 2 butene are an example of। 1 butene और 2 butene किसके एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेटामेरिज्म, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दें कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है ये किसकी एग्जाम्पल है। 30 सेकंड के अंदर इसका क्या करना है, आंसर देना है। मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म की ये क्या है, एग्जाम्पल है, क्योंकि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ये तो हो नहीं सकता। चेन भी दोनों स्ट्रेट चेन है, चेन आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता। पोजीशन का फर्क है, 1 ब्यूटीन के अंदर पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है और 2 ब्यूटीन के अंदर जो है वो दूसरे कार्बन के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है। यही फर्क है, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। मीथेन की बात हो रही है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। मीथेन के अंदर कार्बन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp3, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है sp और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है dsp2। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। मीथेन के अंदर कार्बन एटम के अंदर कितनी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर जो टर्शी कार्बन होता है वो किसके साथ बाउंड होता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2 हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 3 हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 1 हाइड्रोजन एटम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नो हाइड्रोजन एटम। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर जो टर्शी कार्बन होता है वो किसके साथ बाउंड होता है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है इस वक्त स्क्रीन पर और एक ऑप्शन हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो इस एमसीक्यू देखो, टर्शी कार्बन की अगर डेफिनेशन जिसको पता है ना वो आसानी बता सकता है कि भाई टर्शी कार्बन एटम होता क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है, नो हाइड्रोजन एटम। टर्शी कार्बन वो होता है जो किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड ना हो, डायरेक्टली उसके साथ बाउंड नहीं होता। तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो टर्शी कार्बन एटम किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड नहीं होगा। और वो कार्बन जो एक हाइड्रोजन एटम के साथ जो बाउंड होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। वो कार्बन एटम जो एक हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो बाउंड होता है, बॉन्डेड होता है, उस कार्बन को क्या कहते हैं,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसको कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और प्राइमरी जो होता है वो 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो भी प्राइमरी है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो भी क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी एक हाइड्रोजन के साथ एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, और टर्शियरी के साथ कोई हाइड्रोजन एटम कंबाइन नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राइंगुलर शेप। इनमें से कौन सा हाइब्रिड प्लेन है जिसके जो है वो ट्राइंगुलर शेप होती है, प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp3 वालों की, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है sp2, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है dsp2। तो जल्दी से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करें कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसकी शेप जो होती है वो ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। तो बहुत ही आसान है, इसका करेक्ट आंसर मैं बताना चाह रहा हूँ, sp2 इज द करेक्ट आंसर। sp2 के अंदर ट्राइंगुलर प्लेनर ट्राइंगुलर शेप होती है, sp3 के अंदर टेट्राहीड्रल होती है, और sp के अंदर कौन सी शेप होती है, sp के अंदर लीनियर शेप होती है। ये आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो बआसानी आपको ये एमसीक्यू का आंसर मालूम होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज। अभी इससे पहले वाले एमसीक्यू में डिस्कस किया था, वो कौन सा साइंसदान था जिसने अमोनियम साइनेट जो है वो सबसे पहले यूरिया को बनाकर बताया अमोनियम साइनेट से। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बर्जाइलस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉल्बी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वॉलर, एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लेविसोर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वॉलर इज द करेक्ट आंसर, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अमोनियम साइनाइड से उसने सबसे पहले यूरिया बनाकर बताया था। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो एंड होता है। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने, क्योंकि रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो वीकली जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, और वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं जिसमें आपको अपना रिजल्ट, आपको कंपटीशन का अंदाजा होता है। देखिए अभी तो यहाँ लाइव सेशन के अंदर आपने जो आंसर दिया किसी को नहीं पता कि आप जो है वो आपने कितने सही दिए, अपने आप को तो असेस कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरों के मुकाबले में आपका स्कोर कितना है, क्योंकि एमडी केड या एंट्री टेस्ट में तो कंपटीशन की बात होती है। तो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें तमाम बच्चों का बाकायदा सीक्वेंस वाइज जो है वो मेरिट वाइज जो है वो रिजल्ट बताया जाता है। आपको पता चलता है कि भाई 400 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आप 400 बच्चों में कितने नंबर पे आते हो। तो इससे आपका मोरल लेवल जो है वो हाई होता है, और साथ ही साथ जो है वो प्रॉपर टाइम टेबल की बेस पर बाकायदा वहाँ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी प्रॉपर टाइम टेबल की बेस पर फिर ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, पूरा कोर्स करवाया जाता है। और पिछले 3 सालों में हजारों की तादाद में हमने जितने भी एमसीक्यू एक्सप्लेन किए हुए हैं उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा प्रोवाइड की जाती है। तो मैं उन तमाम बच्चों को सजेशन दूंगा जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।